अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 चैप्टर्स के बारे में फिजिक्स के, ठीक है। उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 4 है, फर्स्ट ईयर। तो उसका जो चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यही आती है ज्यादातर अगर डेफिनेशन की बात किया तो स्टॉक बी इज राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज डैश। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या है? टॉर्क का एसआई, जी बिल्कुल, ए इज राइट आंसर, ठीक है। न्यूटन पर सेकंड, ठीक है, नहीं है, पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर है, सही है। A is the right answer. Let's move on to question number 3. Torques depend on, torque depend किस पे करता है? Mass plus या force करता है, force and perpendicular distance या weight and distance। ये फार्मूले के अंदर मेंशन है पूरा कि इसमें क्या डिपेंड करता है इस पे torque। जी बिल्कुल, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है। न्यूटन इसका जो इसके हम देखेंगे तो देखें ऊपर ऐसा यूनिट, हम न्यूटन आ गया फोर्स में, ठीक है ना। न्यूटन इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर डिस्टेंस में आ गया, ठीक है। तो यहीं से आप सैंपल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कपल इज द पेयर ऑफ फोर्स दैट आर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सिंपल थ्योरी है। एंड torque is maximum when the angle between force and distance is dash। torque maximum को कब होता है, ठीक है, किस एंगल पे होता है, वो कौन सी डिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 5। ऑफ कोर्स 90, ठीक है। तो जब आप जीरो लगाते हो तो 1 होता है, ठीक है। थीटा अगर हम 90 लगाते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, 90 मैक्सिमम हो जाता है टॉर्क 90। अच्छा, उसके बाद यूनिफॉर्म मीटर रूल balances at 50 centimeter mark. A 20 gram mass is hung at 30 centimeter. Where should a 30 gram mass be placed to balance the rule? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा आपको उसको समझना है कि किस तरह से हुआ है ये, लेकिन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, जो आप पढ़ के आए उसके तहत ही होगा, ठीक है ना। अब देखो मोमेंटम राउंड अबाउट क्या हमारे मोमेंटम अब मोमेंट हमारी जो बन रही है ये राउंड अबाउट 50 सेंटीमीटर था। तो हमारे पास अगर क्लॉक वाइज हम देखें तो क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज में हम लोग अगर देखें तो इसमें हो रहा है हमारे पास 20 और 50 माइनस 30 है ना, तो वो भी 20 हो गया। फिर वहाँ पे क्या 30 है, ठीक है। और हमारे पास 30 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 50, सही है ना, क्योंकि 50 मतलब सेंटीमीटर हमारे पास बैलेंस मार्क है। तो से हम अगर फार्मूला जस्ट पुटअप करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कि 400 120 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 30 तो हमारे पास एक्स 75 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। सिंपल साइज का जस्ट फार्मूला में आप पुटअप करेंगे इनके वैल्यू को, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आज हमें करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। 20, सही है। 20 के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद 50 में 20 के कितने बचे, 20 बचे, बस 20 हो गया यहाँ पे। तो फिर हम करेंगे इज इक्वल टू हमने किया, और फिर यहाँ से 30,
सही है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज का है, ये क्लॉकवाइज का है, क्लॉकवाइज का ये है, और ये एंटी क्लॉकवाइज का। सही है, ये क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ के आए ना उसका है। तो इसमें 30 मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 में 30 के तो 20 बचे, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 30 मल्टीप्लाई के, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे x -50 करेंगे, सही है ना। तो x जब हम इसको -50 करेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे इसको, ठीक है, पूरी ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 20 × 20 400 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ये 30 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा x से, और ये 30 50 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो 30x बन जाएगा, और उसके बाद हमारे पास -1500, ठीक है, 5 × 3 मल्टीप्लाई 15 होगा, और 2 0 आ जाएंगे, सही है ना, 1500 हो गया, सही। और इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 75, सही है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, 75 सेंटीमीटर, सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 और 7 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क इज डैश। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, उसमें नेट टॉर्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें होता है, सही, बिल्कुल जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, जीरो इसलिए होता है कि जब हम इक्विलिब्रियम करते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जो टार्क होते हैं, ठीक है, वो दोनों क्या होता है, कैंसल आउट आपस में हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है, सही। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए डैश। तो हमारे पास मोमेंट है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्यों डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज से होती है, और वेक्टर क्वांटिटी, so that's why it's the vector one, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, ए मैकेनिक uses a longer spanner to open a tight nut, he is increasing dash force work torque friction। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ कोर्स टार्क राइट आंसर। अच्छा, क्यों, इसका रीजन देखो, जितना वो इंक्रीज लॉन्गर स्पिनर को, ठीक है ना, मूव कराएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, ज्यादा, तो वो क्या होगा, उसी में ज्यादा टार्क एंड फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उसकी बदौलत, ठीक है, फोर्स के बदौलत क्या पैदा होगा, टार्क पैदा होगा ज्यादा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, जैसे वो स्पिनर को जितना ज्यादा घुमाएगा ना, ठीक है, जितना टाइट होगा उसको ज्यादा घुमाएगा, तो उसमें टार्क इंक्रीज होता जाएगा, जितना फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से उतना ही टार्क रिड्यूस होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज डैश। क्वेश्चन नंबर 10, जी बिल्कुल, ए इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, इसका रीजन है जो आप प्रिंसिपल मूवमेंट पढ़ के आए हो ना, उसमें है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 5 है, ग्रेविटेशन। इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश रिपल्सिव अट्रैक्टिव जीरो पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑफ कोर्स ये तो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, वो ऑलवेज पुल करता है, ठीक है, मासेस को टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पे ये अट्रैक्टिव। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ये भी सबको पता है क्या है, ठीक है, 6.67 into 10 power 11 यूनिट ऑफ, ये जो सी है इज राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट ऑफ gravitational field intensity is dash। ऑफ कोर्स ये भी बहुत इजी है,
न्यूटन पर किलोग्राम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका ये हो गया आंसर। उसके बाद इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ, ग्रेविटेशन फोर्स बिकम डैश। अगर दो अगर डिस्टेंस है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अगर हाफ हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा? वो हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फोर टाइम या वन फोर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। जी 4 टाइम बन जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो या डबल? सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, तो उसके ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा? सेंटर अर्थ हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, या जीरो हो जाएगा, या डबल हो जाएगा? देखो जीरो हो जाएगा। जीरो इसीलिए क्योंकि नेट ग्रेविटेशन वो पुल करेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एट द सेंटर दोनों, यहाँ से अट्रैक्शन, यहाँ से रिपल्जन, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, डेंसिटी, ग्रेविटी, एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, वेट ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल सही, ग्रेविटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है सी, ग्रेविटी है। एंड क्योंकि ग्रेविटी किसके बराबर होता है? हमारे पास मास और ग्रेविटी के वेट होता है, वो किसके बराबर होता है? मास और ग्रेविटी के होता है। तो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ठीक है ना। अच्छा, लेट्स मूव क्वेश्चन 7 सैटेलाइट मोशन इज ड्यू टू। सैटेलाइट मोशन किस लिए होती है? क्यों होती है ये? क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सही सही। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगर मतलब फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। द फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस या डिफरेंस ऑफ मासेस? क्वेश्चन नंबर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है ना, बहुत इजी था ये। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वैल्यू ऑफ जी ऑन मून क्या होता है? ग्रेविटेशन मून पे क्या वैल्यू होता है? क्वेश्चन नंबर 9, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसके वेलोसिटी डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी ओनली, रेडियस ऑफ प्लैनेट ओनली, या मास या रेडियस ऑफ प्लैनेट, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी? बिल्कुल, मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, वर्क, एनर्जी, पावर, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है? ये भी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट तो आपके पास लाजमी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जोल है। ठीक है, हमारे पास ये आंसर है, वर्क इज डन ओनली व्हेन। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज a displacement। ठीक है ना, फोर्स इज अप्लाइड, ऑब्जेक्ट इज रेस्ड, या देयर इज a displacement, या फोर्स इज वर्क तब डन होगा जब ठीक कुछ मोशन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट, कुछ उन्होंने उस पे कुछ, ठीक है ना, एनर्जी जाए की हो, ठीक है ना, तब वर्क डन होता है। अच्छा, so C is the right answer, there is a displacement. Let's move on to question number 3, work done against gravity is stored as? Question number 3, जी बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी।
अच्छा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंशन भी है, ठीक है, 746 वॉट, जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, इज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा काइनेटिक का फार्मूला लगाएंगे कि इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ वहीं पे रहेगा, एम हमारे पास क्या है, 2 है, और हमारे पास वी क्या है, हमारे पास वो भी 3 है, ठीक है, तो 3 क्योंकि वो हाफ एम बी स्क्वायर है तो वो 9 हो जाएगा ना, तो 9 तो 18 हो जाएगा, और हाफ है हमारे पास वो डिवाइड 9 9 जूला बन जाएगा, मतलब 9 जूल, ठीक है ना, सी इज राइट आंसर। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स अपोज मोशन, ठीक है ना, ये जो मैं सी इज राइट आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, जब हम नेगेटिव, जब हम कोई वर्क डन होता है ना, तो फोर्स क्या होता है, वो एक्ट एज अपोजिट करता है, ठीक है, तो किसके, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो काम फ्रिक्शन तब पैदा होती है ना, ठीक है, तब नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म एनर्जी, साउंड, हीट, लाइट, फ्रिक्शन? ऑफ कोर्स फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, साउंड, हीट, तीनों में एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ए 60 वॉट बल्ब ग्लोज फॉर 10 सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम डैश। एनर्जी जो होता है पावर इंटू टाइम के बराबर, तो 60 इंटू 10 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 जूल। बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9, पावर इज डिफाइंड एज, पावर होता है, ठीक है, वो डिफाइन किस तरह से, फोर्स पर यूनिट मास या वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी इनटू टाइम या मास पर यूनिट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स डी, पावर, सही है। तो ये थे एमसीक्यू, ठीक है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप भी अपने हिसाब से कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आंसर शीट भी नीचे गिवन है, सही।